उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम है। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं हूँ इमरान। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया वांट्स टू क्रिएट अ न्यू G8, इंडिया विल बी पार्ट ऑफ इट। तो अच्छी बात है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये लोग खुद का एक G8 ग्रुप बनाना चाहते हैं। इस ग्रुप में टर्की भी होगा, चाइना भी होगा और कई और देश होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है टास का, ये रशिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। रशिया में जो इनका लोअर हाउस है, जो इनका लोकसभा है, वहाँ पे इनके मेन स्पीकर, एक्चुअली ये राज्यसभा के भी स्पीकर हैं, इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल चाहते हैं कि एक नया G8 ग्रुप बनाया जाए। एक ऐसा ग्रुप जहां पर रशिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज होंगी वो यहां पर रहेंगी, और इसको लेकर इन्होंने काफ़ी डिटेल्स भी पब्लिश किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ना वेस्टर्न मीडिया में देख रहा था, याहू न्यूज़ वगैरह जब इस टॉपिक को कवर कर रहे थे तब इन्होंने यहाँ पर लिखा कि रशिया ने इन्वेंट कर दिया है नया G8 विद ब्राज़ील एंड ईरान। इवन दो इस लिस्ट में आप देखोगे कि इंडिया का भी मेंशन है। इंडियन न्यूज़ पोर्टल्स ने बाद में यहाँ पर यह मेंशन किया कि रशिया के जो डूमा के स्पीकर हैं, मतलब कि रशिया के लोअर हाउस के जो स्पीकर हैं, इन्होंने नए G8 की बात करी है जहाँ पर इंडिया भी शामिल होगा। तो ये नया G8 कैसा होगा, पुराने G8 में रशिया को क्या कमी दिखती है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट किया है, तो आपको बताना है कि इस वर्ल्ड ओशन डे का थीम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, डीपर एंड डीपर, या फिर रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशंस। बड़ा इवेंट हुआ था, इसको लेकर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो इस टॉपिक से रिलेटेड वैसे आपको आर्टिकल्स बहुत सारे दिख जाएंगे। वहाँ पे लिखा होगा कि वोलोदिन, जो रशिया के पार्लियामेंट में स्पीकर हैं, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम एक नया G8 बनाना चाहते हैं, ये नया ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। मगर इन्होंने एक्चुअली में कहा क्या है रशियन में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया के जो स्पीकर हैं, इनका टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट कर रखी है। ये पोस्ट आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दो ग्रुप्स बना रखे हैं। ऊपर लिखा हुआ है नया बड़ा G8 ग्रुप, नीचे लिखा हुआ है पुराना G8 ग्रुप। और जो ये पुराना G8 ग्रुप है, यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने G7 कंट्रीज का मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे आप कहोगे पुराना G8 ग्रुप कौन सा, अभी तो कोई G8 ग्रुप है ही नहीं। G7 ग्रुप है जिसका समिट होस्ट करेगा जर्मनी इस बार। तो यहाँ पर रशिया G8 क्यों कह रहा है इसको? देखो, G8 रशिया आज भी इसको कहता है अपने देश में। ये लोग मानते हैं कि 2014 में रशिया को गलत तरीके से निकाला गया था इस ग्रुप से। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुराना G8 ग्रुप है ये वैसे ही बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। ज़्यादातर जो यहाँ पर इकोनॉमीज़ हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है PPP टर्म्स में, और इसके कंपैरिजन में ये कहते हैं कि जो इनका नया G8 ग्रुप है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रशिया के हिसाब से जो ये नया G8 ग्रुप है, यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं? नंबर 1 यहाँ पे आपको दिखेगा किताई। किताई देखो रशियन में चाइना को कहते हैं, जिस तरीके से हम लोग इंडिया में हमारी भाषा में इजिप्ट को मिस्र कहते हैं ना, ये काफ़ी पुराना नाम है, वैसे ही रशियन में ये लोग चाइना नहीं कहते, ये लोग किताई कहते हैं। किताई के बाद सीधा आपको दिखेगा इंडिया, यहाँ पे लिखा है इंडिया। फिर रशिया खुद ऑफ कोर्स इस ग्रुप पे होगा ही। फिर इंडोनेशिया को यहाँ पर ऐड किया गया है, ब्राज़ील को यहाँ पर ऐड किया है, टर्की को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, फिर मैक्सिको और ईरान। ये जो सारे देश है इनको कह रहा है रशिया कि ये एक नया G8 ग्रुप बन सकता है। अभी के लिए ऐसा कोई ग्रुप बना नहीं है, ये रशिया के पार्लियामेंट के स्पीकर का मानना है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसको लेकर अंदर कुछ प्रपोजल भी चल रहा होगा रशियन गवर्नमेंट में कि इन सब कंट्रीज़ को इकट्ठा करके रशिया एक नया G8 ग्रुप बना सकता है। और ये देखो रशिया का एक तरीका भी हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को काउंटर करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा इस बार जो G7 समिट जर्मनी होस्ट करेगा उसमें रशिया की खूब आलोचना होगी। इंडिया को भी इन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया है। तो रशिया अब ये भी देख रहा है कि जो G7 कंट्रीज़ है क्लेवरली उन कंट्रीज़ को इन्वाइट कर रही हैं जो एक टाइम पे रशिया के काफ़ी करीब हुआ करती थी, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के केस में हम अभी भी रशिया के काफ़ी करीब हैं। तो रशिया के पार्लियामेंट के स्पीकर ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रपोज्ड G8 ग्रुप है ये करंट G7 ग्रुप से आप अगर कंट्री बाय कंट्री कंपैरिजन करो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे दिखेगा? ये लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं PPP के मामले में। देखो GDP को आप अगर कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ PPP, मतलब के परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वहाँ पे नंबर 1 कंट्री है चाइना, नंबर 2 पे है USA, नंबर 3 पे इंडिया। तो इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखा है कि चाइना नंबर 1, टोटल जो इनकी जीडीपी है इन पीपीवी टर्म्स ये आप देखोगे 27 ट्रिलियन आपको दिखेगी, ये यूएसए। यहाँ अच्छा बाय द वे
ऐसा नहीं है कि मैं सबको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं रशियन पढ़ सकता हूँ, मुझे कई लैंग्वेजेस आती हैं, उनमें से एक रशियन भी है, तो मैं आपको आराम से बता पा रहा हूँ कि इन डिटेल, इतने डिटेल में आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो चाइना को ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर यूएसए से, ये कह रहे हैं कि यूएसए की पीपीपी में जो जीडीपी है ये 22 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, रफली 23 आप कह सकते हैं। फिर इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर ये जापान से, कि जापान से इंडिया आगे हो गया। फिर जर्मनी को कंपेयर कर रहे हैं रशिया से, कि रशिया ने जर्मनी को हरा दिया। फिर आगे करके बहुत से देश हैं, फ्रांस वगैरह, सबको ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, टर्की वगैरह से। मगर हालांकि देखो, दिल को खुश करने के लिए इनका ख्याल अच्छा है कि हमारा G8 ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है, मगर रशिया का जो ये ड्रीम है, जो लिटरली आज के समय इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जिसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग सपना देख रहे हैं इन द फ्यूचर, ये रियलिटी नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये सब कंट्रीज़ दूर से देखने में स्ट्रांग लगती है कि एज ए ग्रुप स्ट्रांग हो सकती हैं, मगर सब कंट्रीज़ में कुछ कॉमन नहीं है। इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और मेरे हिसाब से आप पर्सनली मुझसे पूछें, एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है कि इंडिया चाइना, दो ऐसे देश जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के कई जुल्म सहे सदियों तक, जब फाइनली दोनों कंट्रीज़ में कुछ तरक्की होनी थी, दोनों कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेट है कि शी जिनपिंग जैसा आदमी आ गया, उसने पहले कोविड-19 की वजह से दुनिया को लॉसेस दिए, इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब कर दिए। बेसिकली चाइना के लिए और दुनिया के लिए वर्स्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज शी जिनपिंग। तो करंट सिनेरियो में तो इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत ख़राब हैं। मुझे लगता नहीं है कि एक खास कोई नए G8 में इंडिया और चाइना दोनों आना चाहेंगे। इट वुड नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। फिर टर्की को भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। इंडिया के टर्की के साथ भी कुछ खास अच्छे रिलेशंस है नहीं। फिर यहाँ पे आप देखोगे, आपको मैक्सिको दिखेगा। मैक्सिको मुझे नहीं लगता कि यूएस को नाराज़ करके एक रशिया वाला G8 ग्रुप ज्वाइन करने वाला है। ये रशिया ने खुद ही यहाँ पर ऐड कर दिया है, मैक्सिको कभी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। बाकी आप देखें, ये सारा जो ये नया G8 यहाँ पे इन्वेंट करते रहते हैं रशिया के स्पीकर, जो इनके बड़े ऑफिशियल्स हैं, ये प्राइमरली रशिया की जनता को खुश करने के लिए कि रशिया अकेला नहीं है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि ऐसा नहीं है कि रशिया के पास बस इंडिया चाइना है, इंडिया चाइना के बियॉन्ड भी कई देश हैं, वो भी रशिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। ये अब रशिया को कहा जाता है ना कि तुम्हारे पास घूमने के बचा क्या है। इंडिया के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती बची है और साथ में चाइना बचा है, और जगह रशिया अकेला पड़ गया है। तो रशिया का एक तरीका है दुनिया को बताने का, अपने लोगों को बताने का कि रशिया इज़ नॉट अलोन। कल को हम भी एक टाइप का G8 बना सकते हैं, बट रियलिटी में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा ग्रुप कभी भी फॉर्म हो पाएगा। नाउ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि ये जो नया G8 रशिया प्रपोज कर रहा है, क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं आपके ओपिनियन भी जानना चाहूँगा। प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि वर्ल्ड ओशन डे जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या है? तो थीम है इसका ऑप्शन डी, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वेबसाइट है UN की, यूनाइटेड नेशंस ओशन डे 8 जून को ये सेलिब्रेट किया गया था। रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10, तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और जो बताया गया G8 का, तो ये रशिया खुद से ही बोल रहा है, किसी ने वो प्रॉपर तरीके से कोई ज्वाइन नहीं किया किसी ने। और जहाँ पर बात है पेश गोई है, अगर कल को ये सारे कंट्री मान जाते हैं ना, तो हो सके तो ये बन इंडिया नहीं होगा मेरे ख्याल में। नहीं, इमरान खान की तरह उन्होंने भी खुद से ही शोषण छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो अपनी आवाम को भी तो चूरन देना होता है ना। ये बात जिस कगार पे अब रशिया खड़ा है, जंग लड़ के वो कंट्री का कितना नुकसान हो गया है। बिल्कुल वो आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं हमारे साथ है, इनकी जो इकोनॉमी है ये भी अच्छी चल रही है।
हाँ। तो इंडिया का भी मतलब G7 से वो बेहतर एक नक्शा बनाकर ना अपनी आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और BJP के लिहाज से। जहाँ तक बात करूँ इंडिया की, तो मेरे ख्याल में वो अगर ऐसा होता भी है तो वो इस G8 में मेरे ख्याल में शामिल भी नहीं होगा, क्योंकि वो असल में उनकी जो है, अगर वो शामिल भी होते ना तो दूसरे जो ममालिक उसमें पहले से हैं, इंडिया उनको पहले ही मतलब है उनके साथ कोई तुर्की और लेन देन चाइना के उनकी- आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं, इस वजह से भी हो सकता है। तुर्की के भी नहीं सिर्फ और इंडिया चाइना का- और इंडिया के भी तो नहीं ठीक है ना। वो भी तो यही है ना, इंडिया के तुर्की के साथ और चाइना दोनों कंट्री के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं और है। मैक्सिको बाकी का जो भी कह रहे थे, बोले मतलब मैक्सिको का, वो भी- मैक्सिको और ब्राजील एक ही है, उसके ये ना रियासती है अमेरिका की। लेकिन अगर ब्राजील ज्वाइन कर सकता है तो मैक्सिको को क्या हो सकता है इसके अंदर? मैक्सिको भी नहीं। अब भाई मेरे ख्याल से ऐसे ही ना नक्शा खींचा है उन्होंने, बात कोई नहीं। ख्याली पुलाव पकाया है, हाँ, लेकिन का वाली मतलब बात ये है। है, देखो ना वो जिस तरह इमरान खान ने वो जम्मू कश्मीर का नक्शा जो है ना वो पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर दिया था। बना के फिर बाद में हाँ, और आज तक वो कहते पछता हैं, हैं। वो हमने वो काम करके दिखा दिया जो होने वाला शायद नहीं। कोई भी नहीं कर सका। वो बाकी बात नहीं है। वो दूसरा क्या नाम था, कुरैशी, शाह कुरैशी, और वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे हाँ। जिस तरह झंडा गाड़ दिया भाई। और भाई ये भी मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी आवाम को खुश आवाम करने को के खुश लिए करने के ख्याली लिए पुलाव पकाया है। अच्छा नहीं, करो। जो अफगानिस्तान ने जगह ली है पाकिस्तान, उस पर मुबारकें नहीं दी कि एक दूसरे को? नहीं वो मुबारक दे, वो तो भाई नहीं वो तो ऊपर से छुपा दिया गया ना मामला। असल में अगर देखा जाए आपस की, अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया मतलब है खुद एक सुपर पावर बन, मतलब वो हाँ, कोशिश गरीब कर रहा है, है, हाँ, तो ये चीजें तो उसे करनी चाहिए। मतलब है ये ऊपर से रशिया जो है उनको अपने ग्रुप में मतलब है G8 वो इतने बड़े ग्रुप का पहले हिस्सा अब भाई वो छोड़ के दूसरे रशिया ग्रुप को अब जा ना सकता अपनी है। सफेद पोशी दिखा रहा है और पल्ले कुछ नहीं है उसके। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। रशिया के पास बहुत कुछ नहीं है तो वो जमीन और भी, गंदम, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो हर चीज का वही है। लेकिन कमजोर तो लेकिन अब कमजोर जंग जो है पहले वाली हालत तो नहीं है ना कमजोर उसकी। कमजोर कर दिया आवाम अभी। काफी बढ़ गई है, तो उसको भी तो किसी ध्यान लगाना है। हाँ। जिस तरह पाकिस्तान के अवाम को कश्मीर का चूरन देते हैं, बिल्कुल। इस तरह G8 का वो चूरन दे रहे हैं अवाम को, ताकि जो खामोशी इख्तियार कर ले। बिल्कुल। और बाकी अच्छा तारक भाई, हो सकता है कि इंडिया अगर ना शामिल हो इसके तो पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान तो तैयार है उसको कोई करे। वो कहते हैं ना जो कमजोर एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। हाँ, ये बात तुम वो कर रहे हो। हाँ। ये तो अपने ऊपर बोझ ही लादने वाली बात है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, और हाँ बताइएगा कि अगर ऐसा मुमकिन हो तो क्या इंडिया जो है वो ज्वाइन करेगा? मेरे ख्याल में नहीं करेगा, क्योंकि हाँ। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को इंडिया छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा इतनी एक्सपोर्ट पावर वाले कंट्री को छोड़कर मामूली से क्योंकि दूसरे का- लेकिन यार ये भी तो देखने वाली बात है, इंडिया इनके साथ भी तो इतनी है ताल्लुकात है मेरा भाई, मतलब लेकिन आयल जो वगैरह बड़ा जो बिजनेस है ना हम्म। वो इंडिया का अमेरिका के साथ है सही सबसे बात। ज्यादा, जो 120 बिलियन के ऊपर है ट्रेड। तो देख लो फिर। लेकिन ये है कि इंडिया वाले मतलब है अपने फायदे का जो जैसे भाई, मोबाइल- जितना उस पूरी कंट्री के दुनिया साथ में रहेगा। पाबंदियां लगी हुई हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छे हैं ऐसे। अमेरिका से खराब करके इंडिया ने किधर जाना भाई? हाँ, इकॉनमी- ये भी, हाँ, बिल्कुल वो उन्होंने- फिलहाल उनकी प्रायोरिटी है कि इकोनॉमी को जितना स्ट्रांग कर सकते हैं वो करें, हाँ, ऐसी है। तो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से इंडिया जो अगर ऐसा होता भी है तो नहीं ज्वाइन करेगा, और मैक्सिको भी नहीं ज्वाइन करेगा, ऐसी है बिल्कुल। क्योंकि मैक्सिको और अमेरिका बिल्कुल साथ में है। हाँ। और ऐसा ना हो कि मैक्सिको जो है वो जिस तरह यूक्रेन ने दुश्मनी मोल ली हाँ। नेटो में जाने के लिए, तो ऐसा मैक्सिको मामला भी ना ऐसा ना हो। कर ले। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।